गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बीपीएससी 143 जो इग्नू स्पेशल जो पॉलिटिकल साइंस इन ऑनर्स जो कर रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट रहता है। तो उनके लिए ये आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, क्या पढ़ने को मिलेगा। इसका यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर रहेंगे, भारत में राज्य राजनीति का विकास और विश्लेषण के दृष्टिकोण। तो आज हम इन चीज़ के ऊपर ही डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। तो इसमें परिचय की बात करें थोड़ा सा, ये बता रहा है इसमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी इन 2 चैप्टर्स में। फर्स्ट आपका बोलता राज्य की राजनीति भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जो स्टेट की राजनीति है उसका। भारत में वास्तव में भारतीय राजनीति विभिन्न राज्यों की राजनीति में परिलक्षित होती है। अलग अलग जो स्टेट्स होती है उनमें अलग अलग तरह के बेस पर मतलब यानी कि इसमें पॉलिटिक्स रहती है हमारे भारत में। भारत की राजनीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुई। इसमें ये हम 2 जो इकाइयाँ हैं यूनिट्स जो है इसमें रीड आउट करेंगे। बोलता है इसके इकाई संख्या 1 में बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार राज्य की राजनीति 1967 और 1969 के चुनावों के पश्चात उभर के सामने आई कि कैसे मतलब इसमें नया चेंजेज आया, कैसे इसमें एक क्रांति सी आ गई 1967 और 1969 के बाद जो इलेक्शन हुए थे। और सेकंड चैप्टर में इसमें बताया गया कि भारतीय राजनीति में राज्य की राजनीति को समझाया गया कि हमारे भारत में जो राजनीति होती है वो किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर में ये सारा का सारा इसमें एक उद्देश्य कि क्या है, इस पर्पज़ क्या है एक तरह से इस यूनिट्स को पढ़ाने का। और सेकंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ, अगर पढ़ाई में अगर आप जैसे अगर रीड आउट करना चाहते हैं, अगर आपको ये पर्पज़ समझ आ जाए, ठीक है, ये क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, तो आपका 50% कवर हो जाता है। सेकंड थिंग्स इसका परिचय, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत की राजनीति कैसी थी, उस चीज़ के ऊपर 1970 के बाद किस तरह से इसमें चेंजेज आए। ठीक, पहचान की राजनीति का उद्देश्य क्या है, ये इस भूमंडलीकरण, ठीक है, कैसे मतलब क्षेत्रवाद जो चलता है, विद्रोह और राज्य राजनीति जो है इस चीज़ के ऊपर, ये सारा का सारा आपको रीड आउट करने को मिलेगा। इसके अलावा ये सारांश बाकी जो है इस उद्देश्य हम इसमें रीड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें 50% आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या क्यों ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य भारत में राज्यों की राजनीति के विषय को समझना है कि भारत में कैसे किस प्रकार की राजनीति चलती है भारत के स्टेट में। जैसा कि आपको बताया गया कि भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता है। इन के बारे में आप इन राज्यों की विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं। देखो हर एक स्टेट का अपना अपना एक अलग से क्षेत्र के बेस पर या सामाजिक सोशल बेस पर और पॉलिटिकल अलग अलग डिफरेंट प्रकार की अपनी विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं राज्यों की राजनीति को परिलक्षित करती है कि अलग स्टेट में अलग प्रकार की राजनीति जो है करनी पड़ती है। कहीं कहीं पर ये धर्म को लेकर के या फिर स्टेट के बेस पर मतलब यानी कहीं एरिया बेस पर भी मतलब यानी कि ये चलता है। पॉलिटिक्स जो होती है वो अलग अलग तरह से होती है। राज्य की राजनीति का विषय विभिन्न राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इनका संबंध विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संगठनों एवं और राजनीतिक लामबंदी की प्रक्रिया से है। इनका संबंध विभिन्न राज्यों में राजनीतिक की समानताओं और असमानताओं की चर्चा से भी है, ठीक है। इसमें हम ये सारी चीज़ें रीड आउट करेंगे कि क्या क्या इसमें हमारे पास अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से क्या क्या सीखने को मिलता है। और इसका संबंध नेक्स्ट क्या बता रहा है कि जो हमारा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संगठनों के संगठित करने और राजनीतिक लामबंदी का प्रक्रिया से है। इसका संबंध विभिन्न राज्यों में राजनीतिक की समानताओं और असमानताओं की चर्चा से भी है। यद्यपि कि राज्यों की राजनीति का विषय संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, लेकिन सामान्यतः ये भारत के राज्य राजनीति के पाठ्यक्रम के अंदर आते हैं। नेचुरल सी बात है, अब हमारा भारत जो है भारत के अंदर ही ये पूरा का पूरा स्टेट्स है, स्टेट के अंदर स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट को अगर हम रीड आउट करेंगे तो इससे हमें भारत के जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में क्लियरेंस हो जाएगी कि भारत में आखिरकार किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको राज्य राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से कई मायनों में अलग है। जैसे राज्यों की राजनीति का संबंध केवल वहाँ की राजनीति के सत्र के तरीकों पर सीमित है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति का संबंध उन संस्थाओं की प्रक्रियाओं से है जो केंद्रीय या अखिल भारतीय स्तर पर होती है। राजनीति से भिन्न अखिल भारतीय अथवा राष्ट्रीय सत्र की राजनीति से सामान्य पैटर्न से संबंधित है।
ये आपका राष्ट्रीय राजनीति का पैटर्न बता रहा है किस तरह से है। भारतीय राजनीति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजनीति के समग्र चित्र को दर्शाती है। ये पूरा का पूरा इसमें आपको क्लियरेंस किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात बोलता है, इस चैप्टर को, इस यूनिट्स को रीड आउट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। आप राज्यों की राजनीति के विकास की व्याख्या कर सकेंगे, मतलब इसमें कि ऐसे स्टेट में पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में रीड आउट कर पाएंगे। राजनीतिक संगठनों के उदय की चर्चा कर पाएंगे कि कैसे कैसे संगठन डेवलप हुए, कैसे मतलब उनके आगे निकले। भारतीय राजनीतिक परिवर्तन को राजनीतिक विकास के साथ जोड़कर देख सकेंगे कि भारत के जो पॉलिटिक्स में जो चेंज है उससे राजनीतिक जो परिवर्तन है उसके साथ उसका जो भारतीय राजनीतिक विकास किस तरह से भारतीय इसमें चेंजेज आ रहा है, इनको आपस में मतलब कैसे कनेक्ट है। ये जो चेंजेज है, ये परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन है उससे राजनीतिक विकास हो रहा नहीं हो रहा है, इसको आप उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, परिचय के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ों आपको रीड आउट करने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई। परिचय मतलब यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा। ये इकाई 1950 के दशक से राजनीति के प्रतिरूपों का चर्चा करती है। इस इकाई में जो मुद्दे शामिल है वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक एरिया बेस पर या फिर लोकल और एक नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसमें मुद्दों और समस्याओं, नेतृत्व के तरीके, राजनीतिक दलों की प्रक्रियाओं पर बल दिया गया हुआ है कि मतलब किस तरह के हमारे मुद्दे उठाए जाते हैं, समस्याएं क्या क्या है, नेतृत्व मतलब लीडरशिप के तरीके कैसे कैसे है, राजनीतिक दल की प्रक्रियाएं, उनके कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं। इसका मुख्य फोकस यह कि एक अवधि में राज्य की राजनीति किस विकसित हुई है, मतलब यानी कि ये एक बताएगा जैसे 1950 से 60 के बीच में कितना चेंज आया, 60 से 70 के बीच में कैसे चेंज आया, 70 से 80 के बीच में कैसे चेंज आया। तो वो एक रिलेट करने वाला कंसेप्ट है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत के राज्य राजनीति में एक विशेष विषय रूप में विकसित हुआ है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, मतलब स्वतंत्रता जब हमें मिली 1947, उसके बाद भारत में राज्य राजनीति जो हमारी स्टेट पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो एक विशेष विषय के रूप में विकसित हुई। 1956 में हुए पुनर्गठन के बाद पहली बार भारतीय संघ के राज्यों की पहचान बनी। ये 1956 में जब पहली बार क्या बोल रहा है, भारतीय संघ, ठीक है, जो भारतीय संघ के राज्यों की एक पहचान बनी। राज्यों को एक मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि 4 श्रेणियों ABCD में बांटा गया था। ठीक है, जो 1956 में पुनर्गठन जब हुआ था भारतीय संघ का, ठीक है, तो उसके बाद राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था ABCD में। लेकिन ये 1960 के दशक में राजनीति शास्त्रियों ने राज्य की राजनीति में को एक विशेष विषय के रूप में देखने की ज़रूरत महसूस की। उसके बाद उन्होंने चेंज महसूस किया कि ये इसमें कुछ चेंजेस लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें, 1950 और 1960 के दशकों में अनेक राज्यों में निराशाजनक घटनाओं ने राजनीति के अध्ययन शास्त्रियों को एक विभिन्न राज्यों की राजनीति के लिए प्रेरित किया। भारत में राज्य राजनीति को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयास के, ये आपके पहल में संयुक्त राज्य, ये आप पूरा का पूरा रीड आउट अगर करेंगे तो ये एक ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो ये पूरा इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी उस चीज़ के बारे में बताया गया हुआ। तो ये आप नेक्स्ट, जैसे ये आपको देख पा रहे हैं आप, राज्य राजनीति 1950 और 1960 के दशक में क्या क्या हुआ था उस चीज़ के बारे में ये ओवरव्यू आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर का ओवरव्यू है, ये पेपर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पेपर में ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस चैप्टर के हिसाब से कि इस चैप्टर में क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरुआत करते हैं इस राज्य राजनीति। ठीक है, 1950-60 के दशक में भारत में किस तरह की राजनीति होती थी वो चीज़ हम यहाँ से सीखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम 2 दशकों तक राज्य की राजनीति केंद्र के प्रभाव में विकसित हुई, जिसमें राष्ट्रीय निर्माण की आकांक्षा पर मुख्य जोर दिया गया। इस काल में नेहरू का विकास मॉडल और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र था। ये विशेष मतलब यानी कि उस टाइम जो सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो नेहरू जी का जो विकास मॉडल, उन्होंने जो भी जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि वह क्या क्या होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया गया। राज्य राजनीति केंद्रीय राजनीति का ही नमूना था। जो स्टेट पॉलिटिक्स थी, ठीक है, वो सेंट्रल पॉलिटिक्स का ही मतलब वो उनको एक तरह से फॉलो करता था। भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार का दबदबा था, जबकि राज्य की राजनीति का स्थान दूसरा था। केंद्र के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया। ठीक है, राज्य सरकार ने
कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया। तो केंद्र के निर्देशन, जैसे केंद्र सरकार ने कहा वहाँ वैसे ही राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जो कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित थी। जैसे इसमें क्या क्या बता रहा है, इसमें भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि शामिल थे। ठीक है, भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम जो है उस टाइम लागू किए गए, वो भी किसके कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर। उसके बाद केंद्र सरकार के कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार थी। ठीक है, ये तो आप देखते हैं कि पहले जो थी वो केंद्र में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तथा कई राज्यों में भी उसकी सरकारें थी। क्या कांग्रेस के भीतर कई गुट थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेसी गुटों के अनुबंध थे और वो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा दबाव बनाए रखना चाहते थे। केंद्र तथा राज्यों को एक दल के वर्चस्व के कारण ऐसा लगता था कि राज्यों और केंद्रों में राजनीति का स्वरूप एक जैसा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैप्टर को रीड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब यानी कि इसमें आप एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए रीड आउट करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको समझने का ओवरव्यू समझने की कोशिश करें कि क्या क्या हो रहा था उस टाइम 1950-1960 के दौरान। ठीक है, राज्यपाल जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ये एक या दो अपवादों को छोड़कर विवाद के कारण बिंदु नहीं बने। इनमें कोई शक नहीं है कि ये एक प्रमुख पैटर्न था, लेकिन इसके साथ साथ राज्य की राजनीति में भी आपसी असंतोष के प्रतिमान के साथ उभरे। इन घटनाक्रमों ने राजनीति के प्रमुख स्वरूप को चुनौती दी। एक स्वरूप था, इसमें स्वरूप की बात कर रहा है, राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व, बहुत सारे मतलब जगह पर कांग्रेस की सरकार थी तथा कि क्षेत्रीय दलों की कमज़ोर स्थिति, जो वहाँ के अपने लोकल जो संगठन थे, दल जो थे, ठीक है, उनका उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों के भीतर उत्तर पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जैसे ही हमें राजनीति में, मतलब यानी कि हमें स्वतंत्रता जब मिलती है, स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हुआ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें उभर कर आ रहा है कि यहाँ हम यहाँ पॉइंट आ रहा था, नागा और मिजो विद्रोह आरंभ हुआ। ये आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, कुछ सालों के बाद इस तरह से जम्मू और कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 तक एक राज्य था, जन मत संग्रह फ्रंट आंदोलन विद्रोह था तथा दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। कांग्रेस ने विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले दलों ने भी इस दौर में राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश में जनसंघ, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादियों और वामपंथियों ने, पंजाब में अकाली दल ने एक साथ कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीखने को, ये बहुत ही एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़ें। पंजाब में अकाली दल हो गया, तो कांग्रेस के खिलाफ भारतीय मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया। इन घटनाओं में राज्य की राजनीति के स्वरूप की झलक दी जो भारत में निकट भविष्य में उभरने वाली थी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI, और महाराष्ट्र में दलित पैंथर, उत्तर भारत में RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तथा उनके सहयोगियों को गौ रक्षा आंदोलन, तथा उत्तर भारत में समाजवादियों को हिंदी भाषा के प्रसार, तमिलनाडु में हिंदी भाषा लागू करने का विद्रोह, मद्रास जिसे अब हम क्या बोलते हैं, चेन्नई और तमिलनाडु के बीच में जो अभी ये बांट कर रह गया हुआ, के पृथकीकरण की मांग महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये निर्जातीय आंदोलन के आयाम थे। निर्जातीय राजनीति कुछ प्रारंभिक उदाहरण थे। मद्रास, ये आपका सेकेंड ईयर में आपको ये इसके ऊपर पूरा का पूरा एक निर्जातीय राजनीति के ऊपर एक पूरा बुक ही मिलेगी इसमें।
उसके बारे में रीड आउट करने को मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में रूढ़िवादी, क्या बता रहा है, गुजरात और राजस्थान में रूढ़िवादी दलों जैसे स्वतंत्र पार्टी ने भी कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी। यहाँ पर भी मतलब यानी कि गुजरात में भी फिर एक तरह से आंदोलन होने शुरू हो गए, और गुजरात के साथ राजस्थान में, ठीक है। तो इन घटनाओं के कारण यहाँ आपका सेलिग हैरिसन ने 1950 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है आपका, ठीक है। ये आपका राज्य की राजनीति के प्रबल स्वरूप को कांग्रेस के भीतर से भी चुनौती दी गई। कांग्रेस के भीतर गुटबंदी के नेता अपना अपना सामाजिक आधार बनाने में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्होंने अपने अपने, ये पॉलिटिक्स में होता ही रहता है, तो वहाँ पर भी एक तरह से आपस में गुट बनने शुरू हो गए थे। कांग्रेस में केंद्र सरकार में जो बैठे हुए मंत्री थे वो भी अपना अपने वर्चस्व बनाने लग गए थे। बात करेंगे ये क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और राज्य राजनीति, ठीक है। क्षेत्रीय शक्ति कैसे उदय हुई और राज्य राजनीति के बारे में, जो 1970 का दशक जो था उसमें क्या क्या हुआ। 1960 और 70 के दशकों को राज्य की राजनीति के रूपों में परिवर्तन। जवाहरलाल नेहरू के निधन की सबसे बड़ी बात ये, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई उस टाइम, और कांग्रेस व्यवस्था जो पतन वो एक तरह से क्लोज होने लग गया या फिर आपस में टूटने लग गया। इंदिरा गांधी के उत्थान के बाद व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मतलब यानी कि फिर सब अपने अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में लग गए। 1960-70 के दशकों के अंत तक राज्य की राजनीति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण ये ग्रामीण अमीरों या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उदय हुआ। ये कहाँ कहाँ जाता, मतलब यानी कि इसका असर पड़ा 1960-70 में, जहाँ जहाँ गाँव वाला इलाका था, अमीर और विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर उदय हुआ जहाँ पर हरित क्रांति हुई, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसके उदाहरण है। हरियाणा और पंजाब में जाट, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा और पंजाब में, यहाँ पर जाट जो थे उनमें, और साथ ही साथ बिहार में यादव और कर्मी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी, कर्नाटक में बोकलिका और लिंगायत समुदाय, ठीक है। ये अलग अलग तरह की कम्युनिटी जो है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पंजाब में जाट कम्युनिटी है, बिहार में यादव कम्युनिटी है, कर्मी कम्युनिटी है। तो इन जगहों पर ये सारा का सारा एक अलग से सिस्टम जो है, व्यक्ति आधारित राजनीति जो है शुरू हो गई। मतलब एक तरह से फिर जैसे जाट अपने हिसाब से अपना एक संगठन बना करके लड़ने लग गए, एक अलग से वो राजनीति में अपना अपना एक विशेष पर्सन जो है, इनको अलग लीडर जो है वो उनको अलग एक केंद्र सरकार के उसमें नहीं रहे, कहने का मतलब अलग से अपना एक समुदाय बना करके अलग से उसके लिए अपने हक के लिए लड़ने लग गए। चरण सिंह जी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चरण सिंह ने मुख्य रूप से कृषि संबंधी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उन्होंने 1967 से 1987 2 दशकों तक उत्तर भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नेतृत्व और मंच प्रदान किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उन्होंने जब उत्तर में 1967 से 1987 तक, मतलब लगभग 20 सालों तक क्या किया कि उत्तर भारत, ठीक है, जैसे जिसमें उत्तराखंड आ गया, हिमाचल आ गया, सॉरी, तो उत्तर वाले जो स्टेट्स आ गए, जम्मू आ गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया, राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नेतृत्व और मंच प्रदान किया। उनका बिहार और हरियाणा में राज्य स्तर के नेताओं के साथ इस अवधि के दौरान उत्तर भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। कई राज्यों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अनेक क्षेत्रीय और खेतीहर वर्ग के मजबूत सामाजिक आधार पर नेताओं का उदय हुआ। अब जिनका जैसे इसमें सबसे बड़ी बात ये भी पॉइंट सोचने वाला है कि कई तो किसान ऐसे भी थे जिनके पास खेत ही नहीं थे, खेतीहर वर्ग जो था उनको मजबूत सामाजिक आधार वाले नेताओं का उदय हुआ। इन नेताओं और दलों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और केंद्र सरकार संबंधों में सुधार की मांग की कि भाई इसमें कुछ चेंजेस लेने चाहिए। राज्यपाल की भूमिका, जिसे प्रमुख पार्टी के प्रति सहानुभूति का एहसास था, कांग्रेस पर प्रश्न उठाए जाने पर केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग उठने लगी। ये घटनाक्रम आने वाले समय की राज्य की राजनीति में निर्णायक हो गया। अब लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, बीच में राज्यपाल जुड़ा जो जिसे बेचारा सेंटर से अब एक तरह से सेंटर के बेस पर उनका एक इंटरनल वो रहता है कि भाई चलो सेंटर ने उन्हें अपॉइंट किया होता है, तो वो गवर्नर जो था उनका
लोगों का जो था स्टेट के अंडर लोगों का जो अलग होता है और वो बात जो थे वो आगे सेंटर तक लेकर के निकल रहे थे, तो इसमें चेंजेज आ रहे थे। ठीक है, तो उसके बावजूद इस क्षेत्रीय नेक्स्ट जो बात कर रहा है, क्षेत्रीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय की केंद्रीय समन्वय की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई। राष्ट्रीय नेताओं और क्षेत्रीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय की प्रक्रिया सुस्पष्ट हो गई। इन नेताओं में कुछ राष्ट्रीय सत्र के नेता बने, जो मतलब इनके एक क्षेत्र से, एक लोकेलिटी से मतलब यानी कि निकले थे, वो आगे जाकर के एक नेशनल लेवल के नेता बने। इन नेताओं ने क्षेत्रीय राज्य की राजनीति के प्रेरणा ग्रहण की और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नेतृत्व किया। ठीक है, आपातकाल के दौरान अनेक राज्यों और राष्ट्रीय नेताओं और दलों में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिला। आप जो पीछे से थोड़ा नॉइज आएगा उसके ऊपर फोकस मत करना। जैसे आप सुन पा रहे होंगे ये कुकुर की सीटी बज रही, तो ये इसके ऊपर फोकस मत करना। आप फोकस करना कि क्या बात हो रही है। यहाँ पर बोल रहे कि जो लोकल नेता थे वो एक नेशनल लेवल के लीडर बन गए थे इसी चीज़ का, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड्स को लेकर के उनने आगे भी बात की, मतलब इनके नेशनल लेवल पर वो लड़े इस चीज़ के लिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेताओं दलों ने, ठीक है, मिलकर जनता पार्टी तथा और केंद्र और राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। ये कुछ राज्यों में जनता पार्टी जो, जैसे जनता पार्टी जो है एक अलग पार्टी बनी उसके बाद 1970 के दशक में, और वो कुछ स्टेटों में निकल भी आए, मतलब सरकार भी बन गई। केंद्र और राज्य दोनों हितधारक जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए कई योजनाओं को लागू किया। तो सेंटर में भी उनकी सरकार बन गई जनता पार्टी की, और उसके बाद सरकार जनता के लिए कई स्कीम्स, कई योजनाओं को लागू किया, जिनकी प्रतिक्रिया राज्य की राजनीति पर हुई। फिर उसका असर क्या हुआ कि जो स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर असर पड़ा। मंडल आयोग की नियुक्ति और बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत ने नए राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रुझान पैदा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि भाई उसमें जो उनने क्या किया, जो पिछड़े वर्ग था, ठीक है, जो बैकवर्ड एरिया जो था, उनके लिए नए आरक्षण जो थे उनकी शुरुआत की, जिसने क्या कर दिया, स्टेट और राष्ट्रीय राजनीति के उनके ऊपर जो पुराना जिस हिसाब से चल रहा था उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। इस जो पहले की पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। राज्य सत्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने न केवल इंदिरा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के संगठन को चुनौती दी, जो इस तरह से स्टेट लेवल पर जो नेता थे, लीडर थे, और राजनीतिक दल जो पॉलिटिक्स जो कम्युनिटी थी, ठीक है, तो उनने न केवल इंदिरा गांधी जो पीएम थे उस टाइम, उनकी लीडरशिप को और कांग्रेस के संगठन को चुनौती दी, बल्कि केंद्र और राज्य संबंधों में और मजबूत स्थान की मांग की। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों में संशोधन के लिए 1983 के अंत में सरकार या आयोग का गठन किया गया। ये 1983 में सरकार या आयोग जो है उसका गठन किया गया। 1960 से 80 के दशक के मध्य महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था ये सरकार या जो आयोग जब गठन किया गया था, तो कमीशन जो था ये सरकार या कमीशन, ये इसका गठन किया गया था 1983 में। तो ये 1960 और 80 के दशक के बीच में ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसमें नोट करने वाला था। तमिलनाडु में ये आयोग गठन किया गया था, राम मन्नार। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का प्रस्ताव, जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है ये वाले 1960-80 के दौरान। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व को 1970 के दशक में जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन ने चुनौती दी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1970 में क्या हुआ कि जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन, इनने इंदिरा गांधी की लीडरशिप पर एक तरह से चुनौती, चैलेंज दिया। क्षेत्रीय शक्तियों, जेपी आंदोलन और इलाहाबाद उच्च हाईकोर्ट न्यायालय ने के निर्णयों के चुनौतियों के सामने असमर्थ होकर इंदिरा गांधी ने 20 महीने तक, यानी कि 1975 से 1979 तक आपात लगाया। ये आप पहले भी सुने होंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये आपका 1975 से लेकर के 1979 तक, 1979।
आपातकालीन जो घोषणा की गई थी। आपातकाल के बाद क्षेत्रीय नेताओं जैसे चरण सिंह का राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश हो गया, तो फिर उन्हें एक मौका मिल गया, वो वहाँ पर लोकल एरिया से, लोकल पॉलिटिक्स से निकल करके सीधे स्टेट नेशनल लेवल के लीडर बन गए। इसके बाद ही बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल, उत्तर प्रदेश में राम नरेश, ठीक है, और बाद में मुलायम सिंह यादव जैसे क्षत्रिय नेताओं ने केंद्रीय राजनीति में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब इनके पास एक मौका आ गया उस टाइम 1975 से 1979 के बीच, तो ये अपने आप को स्टेट लेवल से लेकर के सीधा सेंट्रल लेवल पर निकल गए। मतलब पहले ये एक लोकल एरिया के लीडर थे, फिर वो स्टेट से सीधा सेंटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, तो इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 2 दशकों में भारतीय राज्य की राजनीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि क्या पहले जब स्टार्टिंग में किस तरह से केंद्र के अंदर जो है स्टेट जो काम करता था, फिर कांग्रेस के प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था के वर्चस्व का पतन क्यों हुआ, क्योंकि मतलब यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है फिर इंदिरा गांधी के मतलब एक तरह से फिर कांग्रेस जो थी वो आपस में एक दलीय ना रह करके, मतलब यानी कि वो आपस में बांटते रहे। 1970 के दौरान राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की, तो 1970 के दौरान क्या हुआ था, 1983 के दौरान जो थे सरकारी आयोग जैसे गठन किए गए थे, फिर अलग हरित क्रांति वाला जो था, इसमें आप इस चीज़ के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। अब राज्य राजनीति 1980 के दशक में 70 तक तो हमने रीड आउट किया, उसके बाद 80 के दशक में क्या क्या चेंजेज आए इसके बारे में आप देख सकते हैं। पहचान की राजनीति का उदय, अब सब अपना अपने एक तरह से अपना एक इमेज जो थी वो राजनीति में बनाने लग गए। उसके ऊपर एक तरह से हम देश के लिए न लड़ के, मतलब अपने लिए, अपना परिवार के लिए, इस तरह से पॉलिटिक्स में चेंजेज आने लग गए 1980 के दशक में। 1980 के दशक के बाद की घटनाओं में भारत की राजनीति में राज्यों की राजनीति के बदलते चरण और राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की भूमिका में योगदान रहा। तो ये क्या हुआ कि जब सेंटर की जो पॉलिटिक्स थी, तो स्टेट वालों का भी इम्पोर्टेंस अब बढ़ रहा था, ठीक है। घटनाक्रम इस प्रकार थे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति की बारंबारता, भूमंडलीकरण, नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय, जातीयता पर आधारित अनेक पहचानों की गतिविधियां जैसे जाति, दलित, पिछड़े वर्ग, जनजाति, भाषा, किसान आंदोलन, उत्तर पूर्वी राज्यों पंजाब और एवं जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह तथा स्वायत्ता आंदोलन आदि। मतलब ये शो कर रहे सारा का सारा कि मतलब अपने लिए फिर उस टाइम लड़ने लग गए थे सारे के सारे, ठीक है। विभिन्न राजनीतिक समूह के आंदोलन के लिए हमारे क्या बोल रहा है, विभिन्न सामाजिक समूह के आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जाने लगा। यद्यपि यह घटनाक्रम मुख्यतः राज्य नीतियों के परिणाम स्वरूप सामने आए, परंतु पहले के समय की तुलना में ये विशिष्ट लक्षण थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्गों की उस राजनीति में योगदान हुआ है जो बहुत पहले से ही दक्षिण भारत में विदित थे। उत्तर भारत में दलितों का राजनीतिकरण बीएसपी के रूप में हुआ तथा पिछड़े वर्गों का जनता दल, मायावती जी जो इनके अध्यक्ष है बीएसपी के, तो आगे इनने क्या होता है कि पिछड़े वर्ग की जनता एक मिनट, आप पीछे वाली वॉइस के ऊपर फोकस ना करें, ठीक है। यहाँ पर हम पहुँचे थे, उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीतिकरण बीएसपी के रूप में हुआ, तो ये यूपी में उस टाइम स्टार्ट हुआ था। पिछड़े वर्गों की जनता दल के रूप में राजनीतिकरण हुआ। इसके साथ बिहार, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के मतलब यानी कि उसके बाद क्या हो गया था, इलेक्शन 1980 के बाद क्या हो गया कि पॉलिटिक्स जो थी वो सारी की सारी एक तरह से दल या फिर जो वर्ग जो थे, ठीक है, या जाति जो थे, उनके आधार पर आपका डिवाइड होने लग गया था वो सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपका
उसके बाद इस अवधि में अमीर किसानों का उदय हुआ, जिसमें यूपी पंजाब के भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, गुजरात में खेदियूत समाज और कर्नाटक के राज्य रायत संघ का उदय हुआ। इन समूहों का उदय 1970 के दशक में हुआ, 1970 में ये हुआ था, और उन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कुलुक कहा गया। उन्हें 1970 के दशक और 1980 के दशक में रुझानों में अंतर था। जो 1970 के दशक के जो रुझान थे 1980 के दशक में, वो अंतर था बोल रहा है। जहां 1970 के दशक में कृषक हरित क्रांति और भूमि सुधार के उपज थे और अपनी सत्ता की भागीदारी चाहते थे, वहीं 1980 के दशक में कृषक अन्य मुद्दों जैसे बाजारी अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को उठाते थे। नई सामाजिक शक्तियों के विभिन्न राज्यों में कई मांगे उठाई। ये मांगे आरक्षण के मुद्दे, वहीं नए राज्यों में के सृजन की मांग और केंद्र के राज्यों तक संसाधनों की अधिक आवंटन के रूप में परिलक्षित हुई। ये 1970 में चेंजेस बता रहा है। 1970 में क्या बता रहा है कि भाई जब हरित क्रांति और भूमि सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो उस टाइम फार्मर्स तो जो थे, किसान जो थे, उनकी बात जो थी इसके ऊपर थी। अब 1980 में जो थे वो बाजारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बात चल रही थी। ठीक है। भूमंडलीकरण का प्रभाव, मतलब यानी कि एरिया बेस पर मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस चीज़ के बारे में रीड आउट करेंगे। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंत में राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ लिया। भूमंडलीकरण ने एक और केंद्र की स्थिति को कमज़ोर बना दिया। दूसरी ओर इससे राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों का महत्वपूर्ण भागीदार बनाया। ये भूमंडलीकरण में क्या क्या हो रहा था, जो सेंटर की जो पॉलिटिक्स थी वो वीक होती गई, और जो स्टेट की और लोकल जो एरिया की पॉलिटिक्स थी वो आपके शक्तिशाली होती गई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, ठीक है, फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट निवेश, ये आपका फॉरेन डायरेक्ट आई से ये आपका निवेश के लिए आ जाएगा। इसमें ये आप FDI का सभी राज्यों पर एक ही प्रभाव नहीं पड़ा। जो आगे से मतलब यानी कि ये होता क्या है ना, फॉरेन के द्वारा दूसरे देश के द्वारा दिया जाता है ये पैसा, ताकि मतलब यानी कि वो देश जो है अपनी ग्रोथ कर सके। जैसे कि अभी इंडिया ने इसको मालदीव को दिया हुआ है, $500 मिलियन की आर्थिक सहायता दी हुई है। ठीक है। कुछ राज्यों में इसका लाभ हो और कुछ राज्यों में इससे पीछे रह गए। वास्तव में उदारीकरण के कारण निवेश की मांग करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। ठीक है। अब ये होता है कि भाई आगे से जो पैसा आता है तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्टेट बोले मुझे ज़्यादा मिले, दूसरे स्टेट बोले मुझे ज़्यादा मिले, तो इस तरह से अपने अपना लगे रहते हैं। इन विशेषज्ञों के अनुसार कि भूमंडलीकरण ने राज्यों में असमानता प्रदान की। कुछ राज्य अधिक विकसित हो गए, कुछ राज्य अधिक पिछड़ गए। मतलब यानी कि इससे कुछ राज्य तो डेवलप हो गए, कुछ राज्य बेचारे पीछे रह गए। लॉरेंस सेज की ये बुक लिखी थी फेडरलिज्म विदाउट सेंटर के अनुसार भूमंडलीकरण के राज्यों के स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाया है, ताकि वो अपना एजेंडा पर आगे बढ़ सके। अब अन्य राज्य प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स के लिए समझौता कर रहे हैं और तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा मतलब यानी कि इसको समझने की कोशिश करें तो पहले क्या होता था, जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा दे रही है तो वो सेंटर के पास आ रहा था, सेंटर फिर स्टेट को दे रहा था। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि स्टेट ही खुद मतलब यानी कि दूसरे देश के साथ समझौते कर रहे हैं। अब स्टेट जैसे हिमाचल की बात करें तो जैसे कनाडा के साथ या फिर दूसरे फ्रांस के साथ, रूस के साथ, इस तरह से मतलब यानी कि डायरेक्ट अब समझौते किए जा रहे हैं। तो अभी ऐसा भूमंडलीकरण के पूर्व चरण में संभव नहीं था। भूमंडलीकरण अंतर्राज्यीय संस्थाओं के पतन की ओर बढ़ रहा था। मानना था कि ये बता रहे इसमें सेज का मानना है कि अंतरशासकीय सहयोग ने अंतर अधिकार क्षेत्र प्रतियोगिता इंटर जुरिस्डिक्शनल कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। मतलब आपसी सब दौड़ में एक तरह से बढ़ गया जो ये अंतरशासकीय सहयोग में।
भूमंडलीकरण के चरण में दलीय व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। अधिकांश राज्यों में 2 या 2 से अधिक दलों की उदय एक प्रमुख दल के रूप में हुआ है। राज्य क्षत्रिय दल किसी विशेष धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमंडलीकरण के चरण में मतलब जो 2 तरह के स्टेप्स आ रहे हैं इसमें, दलीय व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला हुआ है। अधिकांश राज्यों में 2 या 2 से अधिक दलों का उदय एक प्रमुख दल के रूप में हुआ है। राज्य क्षत्रिय दल किसी विशेष धर्म, क्षेत्र या जाति की तरफ झुके होते हैं। किसी एक पार्टिकुलर जो दल है, ठीक है, उसको या तो उन्होंने कोई पार्टिकुलर एक एरिया के बेस पर, क्षेत्र के बेस पर, या फिर रिलीजन के बेस पर, या फिर जाति के बेस पर, कास्ट के बेस पर, वो एक मतलब यानी कि एक स्पेशल उनका एक माइंडसेट बना रहता है। ठीक है, तो ये गठबंधन मोड मार्चे चुनावों से पहले तथा चुनावों के बाद गठबंधन में भी अपना प्रभाव डालते हैं। गठबंधन करके सरकार भी बनाते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है। बीएसपी जिसे हम बहुजन समाज पार्टी जो अभी यूपी में जो है, ठीक है, जिनका आधार उत्तर प्रदेश, बीएसपी जो पंजाब तथा मध्य प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी, अकाली दल, राष्ट्रीय लोक दल उत्तर भारतीय राज्यों में, बीज जनता दल पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, तेलुगु, ये अलग अलग, जैसे एक स्टेट का अपना एक अलग अलग पार्टियों के ऊपर, जैसे ये तेलुगु में आ गया देशम पार्टी आ गई, AIA DMK तथा DMK दक्षिण भारत में, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में, ये एक पार्टिकुलर अपने अपने जगह पे। ये समाजवादी पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी, अकाली दल आ गया, अकाली दल जो आ गया आपका पंजाब में, समाजवादी पार्टी जो आ गई आपकी यूपी में। ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका मुख्य तौर पर चुनाव में लोगों को एकजुट करने की है, लेकिन तथा नई शक्तियों को उभरने जैसे दलित पिछड़ा वर्ग के बाद गैर चुनावी लामबंदी को बढ़ावा मिला है। ये बाद में चुनावों में भी भूमिका निभाते हैं। और राजनीतिक होता क्या कि जब इलेक्शन के दौरान ये जो पार्टियां होती है, लोकल जो पार्टियां होती है, तो इन पार्टियों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया बेस पर अपने उनका एक रिलीजन के बेस पर और अपने कास्ट जाति के बेस पर वो लोगों का एक अपना मन, एक माइंडसेट जो होता है उनके साथ बना रहता है, तो वो उनको ही उसमें उनका बहुत बड़ा भागीदार, मतलब वो बहुत बड़ा रोल उनका रहता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें हम चुनाव में इनका जो रोल है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, ये कुछ पार्टियों के बारे में बताया। राजनीतिक दलों में भूमिका मुख्य तौर पर चुनाव में लोगों को एकजुट करने की होती है तथा नई शक्तियों को के उभरने के लिए, जैसे दलित पिछड़ा वर्ग के बाद गैर चुनावी लामबंदी को बढ़ावा मिलता है। ये सब बाद में चुनावों में भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के प्रसार राज्य की राजनीति पर किसी एक शक्ति की हावी नहीं होने देता है, लेकिन साथ ही वो सभी राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन के आधार पर सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीतिक मोर्चे पर राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस कमों के कारण व्यावहारिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित होता है। क्या बोल रहा है, राजनीतिक दलों की भूमिका मुख्य तौर पर चुनाव में लोगों को एकजुट करने की होती है। ठीक है, ये तो सही बात कि जो पॉलिटिकल जो जितने भी दल होते हैं, ठीक है, उनका ये होता है कि लोग जो है एकजुट हो जाए। लेकिन नई शक्तियों के उभरने जैसे जैसे हमारे पास नई नई शक्तियाँ क्या क्या उभर रही है, दलित वर्ग के आधार पर, पिछड़ा वर्ग के आधार पर गैर चुनावी लामबंदी को बढ़ावा मिला है। तो ये इनसे क्या हो रहा है कि एक अलग सा अपना इलेक्शन का ये एकजुट वाला काम नहीं हो रहा है। ये सभी चुनावों में भूमिका निभाते हैं। ये बाद में ये सब क्या बोलते हैं, बाद में चुनावों में भी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दलों का प्रसार राज्य की राजनीति पर किसी एक शक्ति का हावी नहीं होने देता, लेकिन साथ ही वो सभी राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये सारे के सारे अपना एक तरह से पॉलिटिक्स उसमें, और तभी जाकर के कई बार क्या होता है, फिर गठबंधन की सरकार बनती है। कहीं एक साइड से भी जब बहुमत किसी को भी नहीं मिलता तो वो गठबंधन में सरकार बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओवरव्यू यही रहेगा इसमें। नेक्स्ट इसमें हम विद्रोह और राज्य राजनीति की, विद्रोह क्या क्या हुए थे उस टाइम, तो इसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है,
आप बीच बीच में चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट है वो वाली चीज़ आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस इकाई में अब हम चर्चा करेंगे कि मुद्दों के अलावा उग्रवाद और इससे जुड़े हुए मुद्दे कई राज्यों की राजनीति, विशेषकर 1980 के दशक का पंजाब, उत्तर पूर्व भारत और JNK को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। ये 2019 के बाद आपने देखा कि वही धारा 270 जो हटा दी गई, उसके बाद 370 हटा दी गई, उसके बाद में क्या आपका जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इन घटनाक्रमों में न केवल राज्यों की राजनीति पर गंभीर असर डाला, बल्कि होता क्या है कि 1980 के दशक के बाद ना ये अलग अलग पंजाब के अलग से पॉलिटिक्स अपना शो कर रहे हो, उत्तर प्रदेश आ गया, जम्मू आ गया। ठीक है, एक स्टेट लेवल की अपनी एक अलग सी पॉलिटिक्स चल रही है। राष्ट्रीय राजनीति पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है जिसका उग्रवाद की समस्याएं, विकास, अंतर्जातीय संबंधों, स्वायत्तता तथा आत्मनिर्माण के मुद्दों पर है। उग्रवाद की दिशा राष्ट्रीय राज्य और उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध होती है, परंतु अनेक उदाहरणों में ये निर्जातीय दंगों में परिवर्तित होती है तथा निर्जातीय दंगे विभिन्न निर्जातीय समूह के बीच होते हैं। विद्रोह की समस्या भारत के लिए नई नहीं है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उत्तर पूर्व भारत में नागा और मिजो उग्रवाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब स्टार्टिंग में ये भारत को इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने पड़े आफ्टर जब इंडिपेंडेंट जब भारत हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि ये वाली चीज़ें इसमें आ जाती है। जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह तथा दक्षिण भारत में भाषाई आंदोलन इत्यादि इन समस्याओं में प्रमुख उदाहरण है। जहाँ एक और 1970 के दशक तक राज्य सत्र के नेताओं और दलों के उद्देश्य ने प्रमुख पार्टी चुनावों को चुनौती दी। दूसरी ओर विद्रोही आंदोलन ने केंद्र के लिए समांगा करने दृष्टिकोण के प्रश्न चिन्ह लगाए। समांगीकरण का दृष्टिकोण नेशनल बिल्डिंग पर बल दिया, और ये समांगीकरण आप इसमें विद्रोह के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई विद्रोह जो है उस टाइम, उसके बाद भी 1980 के बाद भी चलते रहे। पहले भी जब इंडिपेंडेंसी जब हुई, भारत जब इंडिपेंडेंट बना, तो उसके बाद भी नागा और मिजो दो जो है उस टाइम भी हुए थे 1950 से 60 के दशक में। तो अब विद्रोह जो हुए थे, तो बाद में भी जो है ये विद्रोह चलते रहे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जैसे स्टेट्स का, तो अपने अपने लेवल पर वो विद्रोह करते रहे। ठीक है, वैकल्पिक दृष्टिकोण, संघीय निर्माण दृष्टिकोण का समर्थन किया। कुछ मामलों में विद्रोह स्वायत्त तथा बाहरी लोगों के खिलाफ असहयोग का स्व उत्पादक होता है। एक प्रक्रिया के नए समूह स्वायत्त तथा आत्मनिर्माण की मांग करते हैं। उत्तर पूर्व में कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि असम में उल्फा, बोडो, कार्बो, ये सारे के सारे आंदोलन में सहभागी थे। इन चीज़ों इनके बारे में बता रहा है उत्तर पूर्व में। ठीक है, एक समय बोडो तथा कार्बो आंसू आंदोलन में भाग लिया था। बाद में इन समूह को लगा कि उनकी उपेक्षा की गई, जिस कारण उन्होंने भारतीय संघ में रहकर स्वायत्तता की मांग की। देखो, पहले संगठन जैसे कोई दल जो है किसी और दल के साथ लड़ रहा है अपने लिए, ठीक है, बाद में उसको लगता है कि ये फ़ायदा ले रहा है इसका, ठीक है, लड़ तो रहे मिल करके, तो लेकिन एक ही इसका फ़ायदा ले रहा है, तो ये संगठन आपस में अलग होकर के सीधा अपने हक के लिए लड़ने लग गए। ठीक है, ओवरव्यू इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी सारांश इसमें हम ज़रूर है, इस सारांश में हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में सीखा। भारत में राज्य की राजनीति कई चरणों में विकसित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 2 दशक बाद, ठीक है, 2 दशक बाद राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, ये 1950 और 1960 के दशकों में के वक्त कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसका संपूर्ण भारत में प्रभुत्व था। ठीक है, 1950-60 के बीच में खाली मतलब अकेले कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और मैक्सिमम स्टेट में भी। उसकी केंद्र और सरकार दोनों, राज्य दोनों में सरकारें थी। लेकिन 1960 के दशक के अंत में कांग्रेस का पतन हुआ, तो 1967 के आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा तथा कई राज्यों में गैर कांग्रेस पार्टियों की सरकार बनी, जैसे आपकी जनता पार्टी जो बनी थी। कई क्षेत्रीय नेताओं और दलों का उदय हुआ,
इसका मुख्य कारण था कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और विपक्षी दलों का 1960-70 के दशक के जनता को एकजुट करना। ठीक है, उनने क्या किया, वो लोगों को एकजुट कर दिया 1960-70 के दशक में, और उस बेस पर उनने अपनी एक अलग से सरकार बना दी। आपातकाल ने भी इस नेताओं को एक साथ आने का अवसर दे दिया। तो जब आपातकाल लगा तो फिर कई जो लोकल नेता थे उस टाइम जो है वो एकजुट हो गए। ठीक है, फिर उस वजह से एक नई सरकार जो है 1960-87 के बीच में चलने लग गई। उसके बाद 1980 के दशक में, अब क्या बोल रहा है कि 1980 के दशक तक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर पहचान की राजनीति का उदय हुआ तथा नई नेताओं का उदय हुआ। 80 के ये वाली चीज़, जिसका आधार की क्षेत्र पहचान थी। फिर किसी ने क्या किया कि किसी ने धर्म के बेस पर, रिलीजन के बेस पर कोई लड़ा, कोई कास्ट के बेस पर लड़ा, कोई अपने एरिया के बेस पर, लोकलिटी के बेस पर लड़ा। तो उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स में एक पहचान बनाई, और उसके बाद उनकी क्षेत्रीय जो पहचान थी, उसके बाद भूमंडलीकरण ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को मोड़ दिया। मतलब यानी कि फिर एक एरिया के बेस पर मतलब पॉलिटिक्स होने लगी। उसके राज्यों को केंद्रीय पटल पर उभरने को मौका दिया। फिर ये जो नेता थे फिर सेंट्रल लेवल पर पहुंच गए, मतलब यानी कि लोकल जो नेता थे। राज्य के गठबंधन की सरकारें भी बनने लगी। स्टेट में भी कई बार जब कोई भी बहुमत में सरकार नहीं आती थी तो क्या हुआ कि गठबंधन में सरकारें बनने लगी। यही 1990 के दशक में पहले संभव नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति राष्ट्रीय सतह पर काफ़ी बदल चुकी है। अब राज्य पहले की तरह केंद्र से समर्थक नहीं रहे। मतलब ओवरऑल आपको ये चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है कि पहले जो 1960-70 के बीच में था, स्टेट जो था वो सारा का सारा सेंटर के अंडर काम करता था। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जो है स्टेट पहले की तरह नहीं रहा। अब स्टेट जो है अगर गठबंधन की सरकार भी बना लेता है, ठीक है, और ज़्यादातर अपने राइट के लिए एक तरह से एक अपने हक के लिए लड़ रहा है। पहले यही चलता था, वन वे, सेंटर से स्टेट, सेंटर ने जो भी बोला स्टेट वैसे ही करता था। अभी जो है आप स्टेट जो है वो डायरेक्टली अपने हक के लिए आगे लड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ के लीडर जो है वो एक लोकल लीडर जो है वो भी सेंट्रल लेवल के लीडर बन गए थे 1970-80 के दशक, 1960 से 80 के दशक के बीच में। ठीक है, 70 से 80 के बीच में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो मे भी आपको, आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ थी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, तो आप जो है लास्ट के 10 मिनट वाले जो है लास्ट के 10 मिनट आप देख लेते तो इसी में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि सारा का सारा चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर विजिटिंग। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आगे भी आप किसी दूसरे पर्सन को जो कि अगर पॉलिटिकल साइंस से स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसे आप शेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को जो कि इग्नू के थ्रू अगर पेपर दे रहा है। ठीक है।